हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के डेली करंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग जो 4 जुलाई का डेली करंट अफेयर्स है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और आज बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ है जो हमारे प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो जो पहला है, भारत के जीव जंतु और पादप डेटाबेस का विस्तार। तो बहुत सारे जीव जंतु भी आए हैं और आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी क्या बोलते हैं, जंतुओं पर अक्सर क्वेश्चंस पूछ रही है। तो हम लोग आज बहुत सारे इनके बारे में जानेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये चर्चा में क्यों है। तो जो जीव जंतु है, पादप संबंधी डेटाबेस में नए पशु पक्षियों तथा पौधों की प्रजातियों को सम्मिलित किए जाने में इसमें विविधता में प्रकाशित हुआ है। इन खोजों का दो प्रकाशनों, एक तो जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है द्वारा एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स, और एक बॉटनिकल वाला हो जाएगा प्लांट डिस्कवरीज 2022 में संकलित किया गया है। ठीक है, अब जीव जंतु और पादप डेटाबेस में कौन कौन से नए पादप शामिल हुए हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो 2022 में भारत ने जीव जंतु में कुल 664, अब ये तो काम की नहीं है कि कितने हुए हैं। ठीक है, स्तनधारियों की 3 नई प्रजातियां एवं एक नया रिकॉर्ड, पक्षियों के 2 नए रिकॉर्ड, सरीसृपों की 30 नई प्रजातियां, उभयचरों की 6। तो ये इतना काम का हमारे नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अकशेरुकी जंतुओं में कीड़ों का सबसे बड़ा समूह था और अकशेरुकियों में मछलियों का प्रभुत्व था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, या इनको कोर्डेटा वर्ग्स भी बोला जाता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो कशेरुकी होते हैं इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, अच्छी तरीके से इनकी हड्डियां विकसित होती है, मस्तिष्क के साथ द्विपक्षीय समरूपता, जटिल आंतरिक अंगों वाले जीव जंतु, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती है। जबकि जो अकशेरुकी होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और मतलब वो सही तरीके से सुविकसित नहीं होती है। ठीक है, और सरल आंतरिक अंग प्रणालियां इनमें पाई जाती है। केरल में सबसे अधिक नई खोजें हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद में कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप लोगों से क्या पूछ सकता है वो, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नई स्तनपायी प्रजातियों में लंबी उंगलियों वाला चमगादड़, जिसका क्या नाम रखा है इन्होंने, मिनियो, क्या नाम रखा है इन्होंने, मिनियो मिनी ओपेटस फिलिप्सी, मिनी ओपेटस फिलिप्सी, मिनी ओपेटस फिलिप्सी। तो जो मिनी ओपेटस फिलिप्सी है और बांस में रहने वाला चमगादड़ ग्लिस्क्रोप्सस मेगलानाइस शामिल है, दोनों मेघालय में पाए जाते हैं। तो अब वो यही पूछ लेगा जनरली, या गलत करने के लिए वो दे सकता है कि बांस में रहने वाला चमगादड़ कौन है, और इसमें नाम दे देगा वो आपको मिनियोप्टस फिलिप्सी का, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि क्या बोलते हैं, जो बेट है चमगादड़ है उसकी 2 प्रजातियां मिली है, एक लंबी उंगली वाला है जिसका नाम है मिनियोप्टस फिलिप्सी, और एक बांस में रहने वाला है जिसका नाम है ग्लिस्क्रिप्सस मेगलेनेस। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ पर पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसकी फोटो देख सकते हैं, गिलियोप्टिस मेघालिस। ठीक है, एस्पीस और बैम्बू डीलिंग बेट फ्रॉम मेघालय। एक अन्य महत्वपूर्ण खोज सेला मेकाक। ठीक है, एक और खोज हुई है सेला मेकाक की, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक मकाऊ प्रजाति है। ये आप लोग ये देख सकते हैं सेला मेकाओ की फोटो, सुंदर सा। उल्लेखनीय रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड में पश्चिम सियांग अरुणाचल प्रदेश में व्हाइट चीक्ड मकाका ल्यूकोनोजिस को देखा जा रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें पाई गई है, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया। अब ये भारत की जैव विविधता इससे बढ़कर हो गई है। इसके अलावा पौधे भी बहुत सारे पाए गए हैं। ठीक है, नए डेटाबेस में 339 पौधे नए जोड़े गए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नई पौधों में बीज पौधों का अनुपात सबसे अधिक है, जिसमें डाइकोट डाइलोन 73% और मोनो कोट डाइलोन 27% है। अब ये क्या होते हैं, तो डाइकोट डाई डाइकोटाइलडोन या डाइकस जिनको हम बोलते हैं, ये उसे होते हैं जिनमें बीज पत्तियां भूल, 2 बीज पत्र या बीज पत्तियों वाले भ्रूणपुत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और मोनो क्या हो जाएंगे, जिनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, जैसे कि घास, मक्का, आर्कटिज और प्याज। इनके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी संख्या में खोज की गई, जिनकी केरल में सबसे अधिक पौधों की खोज करने वाले राज्य के उभरा है। ठीक है, उल्लेखनीय कि तमिलनाडु में हिमालय में पाई जाने वाली नई पीढ़ी नंद देविया पुष्कर, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पश्चिम घाट में पाई जाने वाली नीलगिरी एला पुष्कर शामिल है। तो ये नई चीज़ें मिली हमें। इसके अतिरिक्त कैलेथेलेमासा, एक आर्कटिक प्रजाति जो पहले चीन और म्यांमार में पाई जाती है, भारत में पहली बार नागालैंड के कोहिमा में जम्प पर्वत श्रृंखला में पाई गई है। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या है
कि जो कैलेथेलेमोलासा है, एक आर्कटिक प्रजाति है जो पहले चीन और म्यांमार में पाई जाती है। अभी ये भारत में कहाँ पर पाई गई है? तो नागालैंड के कोहिमा में जम्फू पर्वत श्रृंखला में। तो जम्फू पर्वत श्रृंखला कहाँ पर हो गई? कोहिमा या नागालैंड में हो जाएगी। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हो इसका फोटो। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो जो इन्होंने बोला था उनके बारे में। तो भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अध्ययन करने के लिए किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? ये तो पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। फिर जूलॉजिकल सर्वे की बात करें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और इकोनॉमिक के तहत ही होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। देखो पर इसकी 1890 में और इसकी 1916 में की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में, और ये 16 स्टेशन है, जबकि इसके कितने स्टेशन है? 9 क्षेत्रीय मंडल है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस पे। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की नई भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक होती है और फूल का गदा रंग होता है। ये भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो ये हो जाएगी अंडमान द्वीप में। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जैव विविधता का निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना हुई है कि मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, शस्य परागण, ठीक है, क्रॉप का जो होता है ना पोलिनेशन, तो वो तो इसमें सारे आ जाएंगे क्योंकि ये सभी को काम करती है। और एक मेंस का क्वेश्चन भी था कि भारत में जैव विविधता किस प्रकार भिन्न है? जैविक विविधता अधिनियम 2002 वनस्पति और जीवों के संरक्षण में किस प्रकार है। अब हम आते हैं भारत आर्टेमिस समझौते में। तो आर्टेमिस आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका का है जो, ठीक है। तो अब हम ऐसे आते हैं कि हमारे इंडिया के लिए इससे क्या समझौता हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी की वही यात्रा हुई थी, ठीक है, और उन्होंने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। तो जो नासा है और इसरो है, इसके अलावा ह्यूस्टन टेक्सन के जॉनसन स्पेस सेंटर से प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 2024 में आईएसएस में भेजने के लिए एक साथ कार्य करेंगे। तो आर्टेमिस समझौता हुआ क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आर्टेमिस समझौते की बात है कि एक सेकेंड, ओके, आर्टेमिस समझौते की अगर हम बात करते हैं तो आर्टेमिस समझौते में जिसके अमेरिकी विदेशी विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 2020 में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून नींव के रूप में कार्य करती है जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। ठीक है, और ये मानव विकास और इस पे तो काम। अब इसमें कौन कौन से देश इसके हस्ताक्षर कर रहा है? आर्टेमिस अकॉर्ड्स के। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा बहरीन, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, फिर आ जाएगा आपका रिपब्लिकन, इक्वाडोर, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, रोमानिया, रवांडा, साउथ अरेबिया, सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और फिर लास्ट में आ जाएगा यूएसए। ठीक है, तो ये सारे आर्टेमिस मिशन के तहत आ जाएंगे। और इसमें जो भारत है गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है, इसका 27वां मेंबर बन गया है। इसकी प्रतिबद्धताएं क्या है? शांतिपूर्ण उद्देश्य, ठीक है, अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सामान्य अवसंरचना निर्माण करना, पंजीकरण और डेटा को साझाकरण करना, धरोहर का संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का, अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना, मलबे का शमन करना, जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनके मलबे का शमन करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसके कौन कौन से मिशन है? तो आर्टेमिस मिशन के पहला मिशन चंद्रमा पर मानव रहित मिशन है जो 16 नवंबर 2020 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर और ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुआ। SLS, ठीक है, यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम एक सुपर हेवी लॉन्च व्हीकल है और इनको एक ही मिशन पर सीधे चंद्रमा पर ले गया। तो आर्टेमिस मिशन 16 नवंबर 2022 को मानव रहित था, नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, ठीक है, वहाँ से गया था ये। दूसरा है अब जो 2024 में जाएगा, अब इसकी आर्टेमिस सेकंड क्रू लूनर फ्लाई बाई मिशन, इसमें क्या किया जाएगा? आर्टेमिस सेकंड आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, और SLS में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे क्योंकि पृथ्वी की चारों ओर विस्तारित कक्षा में गति करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा आर्टेमिस थर्ड चंद्रमा पर मानव की वापसी वर्ष 2025 के लिए मानव अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्योंकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लौटेंगे। ठीक है,
चंद्रमा पर अधिक व्यापक रूप से अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त होती। वर्ष 2019 के लिए लूनर गेटवे स्थापना की योजना बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अब भारत के लिए इसमें लाभ क्या है कि भारत को इसमें क्या बोलते हैं, उन्नत प्रशिक्षण, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अवसरों तक पहुंच मिलेगी। चंद्रमा 3 के लिए हम आगे जा पाएंगे। गगनयान मानव मिशन को भी इसमें हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं। चुनौतियाँ क्या है इसमें, रूस और चीन जैसी चीज़ें हैं ही सही। ठीक है, इसके अलावा आर्टेमिस समझौता की कानूनी स्थिति और नीतियार्थों को लेकर अनिश्चितता, वर्तमान अथवा भविष्य के बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में प्रतिबद्धता, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक 2008 का क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के थेमिस मिशन। अब जैसे आर्टेमिस मिशन है, तो थेमिस मिशन जो हाल ही में खबर होता है उसका उद्देश्य क्या था। तो अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जैसे पूछ ले जाए आर्टेमिस मिशन, तो आर्टेमिस मिशन किससे रिलेटेड हो जाएगा, मून से। ऐसे ही जो ये वाला था, ये किस पे था, उच्च अक्षांश पर आकाश के रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन अध्ययन करना। ठीक है, अगला हो जाएगा, इसरो द्वारा जो प्रमोचित मंगलयान है को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण करने वाला दूसरा देश बना दिया है। आईएस प्रमोचित ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसमें अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 1 और 3, क्योंकि हम लोग दूसरे देश नहीं थे, हमसे पहले रशिया भी जा चुका था। ठीक है, और तो हम दूसरे देश नहीं थे। ठीक है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा ही जाता है इसको। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, भारत ऐसा पहला देश था जिसने पहली ही बार में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो और इसके अलावा ये अंतरिक्ष योजना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आते हैं भारत अफ्रीका साझेदारी, उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2030। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अफ्रीका के साथ में इंटरनेशनल रिलेशन पर प्री में तो नहीं लेकिन मेंस में क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब दिख रही है। तो हम लोग इसको अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी चर्चा में क्यों है, हाल ही में जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20 सदस्यीय अफ्रीका विशेषज्ञ समूह हैं ने भारत अमेरिका पर एक रोड मैप से विशेष रिपोर्ट जारी की है। तो अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है, ये रिपोर्ट अफ्रीका के साथ भारत की महत्वपूर्ण साझेदारी पर प्रकाश डालती है, आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए नियमित नीति समीक्षा और कार्यान्वयन के तहत बल देती है। कुल वैश्विक आबादी की लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है और 2050 तक 25%। तो उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में इस साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि हम लोग इसके साथ चलें। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये है, और अफ्रीका इधर क्या बोलते हैं अटलांटिक ओशन से, इधर इंडियन ओशन से, इधर क्या बोलते हैं ये रेड सी हो जाएगा और ऊपर यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु की बात अगर हम लोग करते हैं तो अफ्रीका में परिवर्तन हो रहा है, जनसांख्यिकी, आर्थिक लोकतंत्र आ रहा है बहुत सारे देशों में। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे इथोपिया, सूडान, इनमें क्या बोलते हैं अभी विद्रोह, जातीय हिंसा हो रही है। प्रतिस्पर्धा और बाह्य साझेदार, अब प्रतिस्पर्धा कैसे हैं, चीन, रूस, यूएसए, यूरोपीय संघ, ये सारे लोग भी इसमें क्या बोलते हैं अपने हाथ अड़ा रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा तो ये चीन की भागीदारी, ये हमें क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अफ्रीका का सबसे बड़ा भागीदार ये है, इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें खर्च कर रखा है। अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करना, जिसमें भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के माध्यम से वार्ता करता रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है हमारी विदेश नीति का वो डायलॉग ही है, संवाद। भारत अफ्रीका फोरम पूरी तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। ठीक है, ये हो गया अफ्रीकी संघ की पूर्ण सदस्यता पर G20। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के सचिव को नियुक्त करना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना, महत्वपूर्ण आर्थिक और विकास कार्यक्रम जैसे अफ्रीका ग्रोथ फंड बढ़ाना। ठीक है, त्रिपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, कुछ इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को करना है इसमें। ठीक है, जैसे कि भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये सारी चीज़ें इसमें बनाने की बात कही गई है। रोड मैप 2030 का क्रियान्वयन, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने बीच सहयोग के माध्यम से रोड मैप 2030 को लागू करने की बात कही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसमें अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो आर्थिक सहयोग में अगर उपलब्धियों की बात करें तो कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, कार और हल्की मशीनरी में अफ्रीका के लिए एक विशाल अप्रयुक्त बाजार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें। विकास कार्य में सहयोग है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत सारी बीमारियां जैसे HIV, इबोला, ठीक है, इनके लिए टीमें भेजनी। रक्षा सहयोग में हम लोगों ने बहुत सारी विदेशी एक्सरसाइज भी की है। अभी हम लोगों ने क्या बोलते हैं तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ एक त्रिपक्षीय अभ्यास भी शुरू किया था। तो ऐसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं इसमें ये चीज़ें कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें और डिजिटल की चीज़ों के लिए बात करें तो पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना चलाना, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती की शुरुआत, जो अफ्रीकी छात्रों को मुफ्त टेली सुविधा तथा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें करी थी। ठीक है,
फिर आते हैं भारत के लिए अफ्रीका का महत्व क्या है। अफ्रीका एक बहुत बड़ा देश है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पादक की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा संसाधन संपन्न देश में जैसे कच्चे तेल, गैस, दालें, चपड़ाई, ये सारी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं। नामीबिया और नाइजर में यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम और क्रोमियम का भंडार है। तो ये पूछ भी सकता है वो कि किस में क्या है। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इसके अलावा जो वर्ष 2015 में हुआ था, तीसरा सम्मेलन था, कि शुरुआत वास्तव में वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो सिर्फ इसका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन है ये फिर से शुरू करने का मंच है। इसकी शुरुआत 2008 में नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और 3 वर्ष पर 12 से भारत और अफ्रीका में आयोजित किया जाता है। दूसरा शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा, ठीक है, जो इथोपिया की कैपिटल है, इथोपिया की कैपिटल है, और याद रखना इथोपिया लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तीसरा शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में इबोला के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया था, जो फिर अक्टूबर 2015 में हुआ था। ठीक है, और अगर मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो उभरते प्राकृतिक समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत का अपना स्थान देखता है। भारत की बढ़ती रुचि अपने सकारात्मक नकारात्मक पक्ष में, तो ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और अब भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गहरे समुद्र में खनन के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो गहरे समुद्र में खनन से रिलेटेड क्या क्या है, तो इसमें भी हम लोग चीज़ें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम लोग। तो गहरे समुद्र में खनन से रिलेटेड है पर्यावरण संबंधी चिंताओं में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ठीक है, ISA, हरित ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिजों के तहत इंटरनेशनल सीबेड में गहरे समुद्र में खनन की अनुमति देने की योजना बना रही है। तो गहरे समुद्र में खनन से क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो गहरे समुद्र में खनन से तात्पर्य गहरे समुद्र तल में खनिज और धातु निकालने की प्रक्रिया से है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार से हो सकता है। समुद्र तल में जमा समृद्ध जो नोड्यूल्स है उनको अलग करना, बड़े पैमाने पर सल्फाइड भंडार का खनन, चट्टान से कोबाल्ट परतों को पृथक करना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। ठीक है, और इस क्या बोलते हैं हमें, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की जाने वाली बैटरियों, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ज़रूरतों की इसमें चीज़ों की हमें क्या बोलते हैं, तकनीकों की भी आवश्यकता होती है। आगे आते हैं। तो ये तकनीक ऐसे वर्क करती है। ठीक है, और इसके पोटेंशियल इफेक्ट भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इससे पर्यावरण चिंताएं क्या होंगी। तो शोर, कंपन, प्रकाश प्रदूषण, अन्य रसायन, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। ठीक है, तलफट कभी कभी समुद्र में वापस डाल दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें, कोरल और स्पंज हो सकता है, मछलियों की आबादियों में कमी आ सकती है, पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी नकारात्मक है। अभी ये ऐसी चीज़ें कि आप इनको अपने आप लिख सकते हो। फिर हम आते हैं आगे, गहरे समुद्र में खनन का विनिमय। तो इसको विनिमय कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र का एक समुद्री कानून अभी समय अनक्लोज जिसको हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको प्रबंधित करने का काम करता है। और संधि के अंतर्गत समुद्र तल और उसके खनिज संसाधनों को मानव जाति की साझी विरासत माना जाता है, और इसके तहत इसे प्रबंधित किया जाना चाहिए। आर्थिक लाभों को सदा करने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्थन, और ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। अब हम आते हैं, ये जो यहाँ से प्री का फैक्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण अथॉरिटी जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की सामान्य प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, किंगस्टन जमैका में है। ठीक है, उसके बाद में 1982 अनक्लोज के तहत ये राज्य पक्ष प्राधिकरण, इसमें यूरोपीय संघ सहित टोटल कितने देश हैं, 168 कंट्रीज हैं। ठीक है, अनक्लोज द्वारा स्थापित 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। अन्य 2 महाद्वीपीय शेल की सीमा पर आयोग और समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। ठीक है, तो अनक्लोज के तहत 3 आयोग बने हुए हैं, जिसमें से एक तो हो जाएगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एक हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग, और एक हो जाएगा समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण। उद्देश्य क्या है, वही समुद्री में क्या बोलते हैं, जो अभी हम किससे पढ़ रहे थे रिलेटेड, गहरे समुद्र में खनन से। तो गहरे समुद्र में खनन को जो रोकना है, विनियमित करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। आगे की राय ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है कि जो वैश्विक सागर ग्लोबल ओशन मिशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये लाइसेंस नहीं देता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्थल पर उपलब्ध है, तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा।
मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब हम आते हैं डार्क पैटर्न पर। डार्क पैटर्न क्या है? भ्रामक पैटर्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इनकी बात हम लोग करते हैं। तो डार्क पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय ने डार्क पैटर्न के मुद्दे को हल करने के लिए एक 17 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। अब हम आते हैं डार्क पैटर्न होता क्या है। तो डार्क पैटर्न होता है कि भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। वेबसाइट और ऐप्स द्वारा उनके उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मनाने या ऐसे जो कार्य जो व्यवसायों के लिए फायदेमंद नहीं है उन्हें हतोत्साहित करने के उपयोग की जाने वाली रणनीति है। इस शब्द का वर्ष 2019 में यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिंगल, याद रखना हैरी, ऐसे क्वेश्चन स्टेट विशेष वाले पूछ लेते हैं, तो किसने, जो हैरी ब्रिंगल द्वारा इसका सबसे पहले यूज किया गया था। इसमें क्या होता है? पैटर्न में अधिकतम संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हुए अनुचित तात्कालिकता, जबरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत जैसी रणनीति अपनाई जाती है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य युक्तियों में लेकर सूक्ष्म तरीकों का जिसे यूज किया जाता है। तो इसमें 9 प्रकार के डार्क पैटर्न की पहचान की गई है। कौन सी है? झूठी तात्कालिकता, बास्केट स्नीजिंग, उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करने संबंधी गतिविधियां, जबरन कार्रवाई, आलोचना, सदस्यता जाल, प्रलोभन और युक्ति, अदृश्य लागतें, छद्म विज्ञापन, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। और इससे क्या होता है कि जो इंटरनेट उपयोगकर्ता होते हैं उनको खतरे में डाल देता है और बिग टेक फर्मों और वित्तीय शोषणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। कंपनियों द्वारा डार्क पैटर्न का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां होती है जैसे जो भी हैं ये सारी डार्क पैटर्न का यूज करती है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके लिए वैश्विक प्रयास क्या किया गया है? एक तो यह याद रखना कि 2021 में जो कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने डेटा संरक्षण अधिनियम को लागू करने की बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। भारत का व्रत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी भारत का जो व्रत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, इसको खगोलविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पल्सर तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक, अब क्या होता है ये देखो कि व्रत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप विश्व के 6 बड़े टेलीस्कोप में से था जिसने साक्ष्य उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अभी क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पुष्टि की है और उसको हेल्प किसने करी है? तो व्रत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने करी है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला है कि जो खगोलविदों, अब ये निष्कर्ष इतने काम के नहीं है क्योंकि इतनी जो साइंस है वो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आती है। अति निम्न आवृत्ति के गुरुत्वाकर्षण तरंगों का स्पेस टाइम के निरंतर पहला कंपन था, ठीक है। नैनो हर्ट्ज गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के बाद निकट पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें थी। अब तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जीएमआरटी क्या है, हम इस पे बात करते हैं। तो जीएमआरटी 45 व्यास मीटर के पूरी तरह से संचालित 30 परवलयिक रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये ध्यान रखना कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है। और कहाँ पर स्थित है ये? तो नारायणगांव पुणे में स्थित है, ठीक है। और एनसीआरए द्वारा संचालित है, जो टाटा इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, उन्नत जीएमआरटी के रूप में काम कर रहा है। फिर आते हैं गुरुत्वीय तरंगे क्या होती है। तो गुरुत्वीय तरंगे होती है ब्रह्मांड में तीव्र एवं ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। 1960 में जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में इनको बताया था। गुरुत्वीय तरंगे की उत्पत्ति एक तो प्रलयकारी घटनाएं हो गई, जैसे कि क्या बोलते हैं ब्लैक होल, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन के हो गए, ठीक है। न्यूट्रॉन सितारों के घूर्णन से भी इनकी होती है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग ये देख सकते हो आराम से, ठीक है। और अभी क्वेश्चन क्या था कि ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण क्या है, प्रेक्षण का महत्व क्या है। तो इसका मकसद क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान होना। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या मतलब है। तो ये भी गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। तो इससे भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज के जो प्रीलिम्स के फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स फैक्ट हम लोग अब कवर करेंगे। प्रीलिम्स फैक्ट की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल की समीक्षा की है। तो जो एनएमएचसी परिसर है, ठीक है, में विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय, एशिया का सबसे बड़ा जलीय समुद्री संग्रहालय और भारत का सबसे बड़ा भव्य नौ संग्रहालय होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि जो एनएमएचसी परिसर क्या होगा, सबसे ऊंचा लाइट हाउस होगा, विश्व एशिया का सबसे बड़ा जलीय समुद्री संग्रहालय होगा और भारत का सबसे भव्य नौसेना संग्रहालय होगा, ठीक है।
अब ये है क्या, तो गुजरात में लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में एनएमएचसी का निर्माण पत्तन, पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, शिक्षा और मनोरंजन के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उपयोग एवं नवीनतम तकनीक को शामिल करना है। अब इसके महत्व क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा एनएमएचसी विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनेगा। ये सागरमाला परियोजना का हिस्सा होगा। कोप सीएसआर की पहल की भागीदारी के साथ विकसित किया जा रहा है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने इस परियोजना को समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता दी है। ठीक है, इसमें 4 थीम है: मेमोरियल थीम पार्क, मेरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर एंड एम्यूजेट थीम पार्क। अब लोथल क्या है, लोथल के बारे में देख लेते हैं। तो लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है इसका निर्माण लगभग 2200 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो इसके व्यापारिक संबंध थे वो एशिया और अफ्रीका तक भी थे। ठीक है, ये मोतियों, रन और गनों के लिए फेमस था। ठीक है, ये ध्यान रखना। गुजरात में लोथल, लोथ और थाल का संयोजन का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। यूनेस्को विश्व धरोहर, तो लोथल को अप्रैल 2014 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल चुकी है और ये इसकी अस्थायी सूची में लंबित है। अब हम आ जाते हैं यूनेस्को के एक प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो वो हो जाएगा धोलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ए, धोलावीरा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आ जाता है सिंधु घाटी से रिलेटेड। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर तो इनके होते ही नहीं थे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें ओनली बी सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली बी। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा एक हड़प्पा स्थल? सी, सुहागरा हड़प्पा स्थल नहीं होगा। ठीक है, जबकि अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो कोट दीजी वो पाकिस्तान में है। ठीक है, चनूदड़ो और देशलपुर गुजरात में है। तो ये सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो 100 ग्राह है वहाँ ताम्रपत्र के शिलालेख विख्यात है, मौर्य काल का माना जाता है और ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब एक सूचकांक आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच ने अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर में 67वें स्थान पर रखा है। ठीक है, और सूचकांक में भारत एकमात्र, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसके सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति तेज देखी गई है। और सिंगापुर एकमात्र अन्य प्रमुख देश है जो संतुलित तरीके से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्वलिटी को बढ़ाकर गति प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ईटीआई 120 अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक विकास वृद्धि, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, अभिगम संकेतकों और सुरक्षित स्थायी किफायती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण की उनकी तत्परता के आधार पर ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर मानदंड सुनिश्चित करता है। अब इसकी विशेषताओं में रैंकिंग अगर देखें तो स्वीडन इसमें क्या हो जाएगा? टॉप पर हो जाएगा। 120 देशों की सूची में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड हो जाएंगे। तो फर्स्ट पे स्वीडन, स्वीडन के बाद में डेनमार्क, डेनमार्क के बाद में नॉर्वे, नॉर्वे के बाद में फिनलैंड, फिनलैंड के बाद में स्विट्जरलैंड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो वर्ष 2014 में भारत के वैश्विक स्कोर, औसत स्कोर ईटीआई स्कोर में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम वृद्धि देखी गई है। तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करते हैं तो एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो क्लास श्वाब है। और इसके द्वारा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक हो गया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, और ये डब्ल्यूएफ और इनसेट और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर होती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रेविज्म रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल नाम से बहुत सारी रिपोर्ट इसकी प्रकाशित की जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो वो कौन हो जाएगा? विश्व आंतरिक मंच।
विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? तो क्लॉस शॉब हो जाएंगे। वैश्विक प्रतियोगिता, ग्लोबल कंपटीशन किसको तो विश्व आर्थिक मंच। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बहुत जल्दी वाले रैपिड फायर पर आते हैं। राजनीतिक दलों के लिए ऑनलाइन वित्तीय रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तो कौन सा बनाया अभी? तो राजनीतिक दलों ने अपने वित्तीय रिपोर्टिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार योगदान संबंधी रिपोर्ट, लेखा परीक्षक, चुनावी व्यय, इन सबको सरल करना है और उसमें पारदर्शिता और अनुपालन लाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब ईसीआई, अब हम अगर भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये श्वेत संवैधानिक प्राधिकरण है, संघ और राज्य चुनावों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, ई सारा सेप। तो ई सारा सेप किसके लिए लॉन्च किया गया है? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। किसने किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये ऐप क्या करेगा? एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को पहले बढ़ाएगा कि जो एसएचजी जो भी उत्पाद बढ़ाएंगे तो उनकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसको सही तरीके से देखेगा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गैर लाभकारी कंपनी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स द्वारा प्रबंधित ई सार्स पोर्टल ऐप के माध्यम से प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो ये सारी चीजें, तो ये ध्यान रखना। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ई सारस ऐप लॉन्च किसने किया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। कौन सी महिलाओं को हेल्प करेगा? एसएचजी की। एसएचजी की क्या करेगा कि जो भी इनका जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसके विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगा। और कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट इसके लिए क्या बोलते हैं? फाउंडेशन का काम करेगा। ओलंपिक स्वर्ण विजेता जो गोल्ड नीरज चोपड़ा है, उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में 87.66 मीटर का उल्लेखनीय थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। लुसाने मीटर नीरज चोपड़ा की इस वर्ष की दूसरी प्रतियोगिता थी और दोहा डायमंड लीग के बाद पहली प्रतियोगिता थी। लुसाने डायमंड लीग 2022 में लीग एथलीट श्रृंखला की छठी प्रतिस्पर्धा थी। तो ये ध्यान रखना बस कि जो लुसाने में था, ठीक है, लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है बस, क्योंकि हमारी यूपीएससी में अब इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी, तो हमें उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। भारतीय रिफाइनरी को रूसी तेल भुगतान के लिए चीनी युआन की ओर रुख। तो जो भारतीय रिफाइनर ने रूस में से तेल के आयात के लिए वैकल्पिक भुगतान पद्धति के रूप में चीन युआन का रुख किया है। ठीक है, रूसी तेल का सबसे बड़ा भागीदार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऐसा करने वाला पहला रिफाइनर बन रहा है। ठीक है, रूस और उसके ग्राहकों को भुगतान करने हेतु अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर रहा है। रूस के शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन पहले ही रूस से अपने अधिकांश ऊर्जा आयात हेतु भुगतान को युआन में स्थानांतरित कर चुका है। अगला आ जाएगा डेटा कार्बन लेटर। तो वैज्ञानिकों ने डेटा कार्बन लेटर नामक एक उपकरण विकसित किया है जो व्यवसायों को डिजिटल डेटा से जुड़े कार्बन उत्सर्जनों की गणना करने में सक्षम बनाता है। 2025 तक वैश्विक डेटा मात्र 180 जेटाबाइट्स में से अधिक होने के साथ प्रतिवर्ष 2 वर्ष में दोगुना होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आज का डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है।